PNC। इसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। एक ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और एक एडिशन रूल, बस खत्म हो जाता है PNC से। ठीक है, मतलब बाकी इसी से डिराइव हो जाता है। देखो मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ पे वर्क करता है, जैसे मान लो आपने हॉलीडेज प्लान किया जेई में, मान लो अच्छे रैंक आ गए, फिर घर वालों बोले जाओ हॉलीडेज करके आओ, तो कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो आपने सोचा घूमने जाने का, कि आप यहाँ पे हो इंडिया में हो, आपने सोचा कहाँ जाओगे, पता चले बताओ। अभी सोच रहे जेई में रैंक आएंगे कि नहीं पता नहीं। सोचो रैंक आएंगे, रैंक आएंगे, ये सोचो 99% आएंगे, 99 प्लस आएंगे, ये सोचो था कहाँ जाओगे बताओ। अरे भाई यार इंटरनेशनल टूर की बात कर रहे हैं यार। इंडिया लिखा ना, दिल्ली थोड़ा लिखा मैंने यहाँ पे। यूएसए चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख के आएंगे यूएसए, काफी नाम है, सिलिकन वैली जाएंगे घूमने के लिए यूएसए में। ठीक है, तो मान लो इंडिया से कनेक्टिंग फ्लाइट है यूएसए के लिए, इंडिया से दुबई होकर काफी फ्लाइट जाती है यूएसए, इंडिया से दुबई, फिर दुबई से यूएस, तो हम कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहाँ से जाने के लिए फ्लाइट 1, 3 फ्लाइट्स है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर है एयर इंडिया है, विस्तारा है फ्लाइट नंबर 2, और एक और मान लो इंडिगो है, 3 फ्लाइट्स है। ठीक है, और दुबई से यूएस जाने के 4 फ्लाइट है, एक है फ्लाइट दुबई, इसका फ्लाइट नंबर कुछ नाम दे दो, फ्लाइट 4, एक है इमारेट्स फ्लाइट 5, एक है, बता भाई, फ्लाइट्स में कम जाते हो आप। है ना, है ना। अब बताओ इंडिया से यूएसए जाने के कितने वेज हैं वाया दुबई। अब सोचो कि आपको कुछ नहीं आता पहले से, ऐसे सोचो, ऐसे बेसिक लगा के सोचो, है ना, अलग अलग फ्लाइट्स है सारी, तो कितने तरीके से अपना जर्नी आप ये कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, 12 तरीके से कर सकते हो। नहीं, मतलब अगर ये फ्लाइट 1 चूज किया तो फ्लाइट 1 के साथ ये फ्लाइट 4 एक तरीका हो जाएगा, फ्लाइट 1 फ्लाइट 4, इसको ए लिख देता हूँ, एयरलाइंस 1, एयरलाइंस 2, एयरलाइंस 3, एयरलाइंस 4। तो F1 इधर से फ्लाइट 1 चूज करते हो तो उधर से एयरलाइंस 1 चूज कर सकते हो। वैसे फ्लाइट 1 के लिए 4 ऑप्शन है, नहीं है, फ्लाइट 1 के साथ एयरलाइंस 2, फ्लाइट 1 के साथ एयरलाइंस 3, फ्लाइट 1 के साथ एयरलाइंस 4, ये 4 तरीके हो। वैसे फ्लाइट 2 के लिए भी 4 तरीके बनेंगे, फ्लाइट 3 के लिए भी 4 तरीके बनेंगे, तो एक के लिए 4 तरीके, तो 3 के लिए 3 इंटू 4 तरीके, यूनिटरी मेथड लगे, समझे। तो यहाँ पे इसी को मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं। इसमें क्या था कि इंडिया से दुबई एंड देन यूएस, तो हमें इंडिया से यूएस जाने के लिए हमें 2 काम करने थे, पहले इंडिया से दुबई जाना था और दुबई से यूएस जाना था, दोनों करना कंपलसरी है, तभी हम इंडिया से यूएस जाएंगे। तो अगर दोनों पार्ट करना जरूरी है तो ईच पार्ट करने के वजह आपस में इंटू हो जाएंगे। कैसे पता चला, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो द्वारका में मैथ्स के 3 टीचर है ना, फिजिक्स के 4 टीचर हैं, और केमिस्ट्री के कितने टीचर लिखा हूँ, 3 टीचर है मान लो।
आपको ट्यूशन ज्वाइन करना है, तीनों ट्यूशन ज्वाइन करना है, कोचिंग नहीं, अलग अलग सेपरेट ट्यूशन ज्वाइन करना है। तो कितने तरीके से आप अपना ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक ही फिजिक्स का ट्यूशन ज्वाइन करना है, दो नहीं ज्वाइन करना है, एक ही केमिस्ट्री का ट्यूशन ज्वाइन करना है और एक ही मैथ्स का ट्यूशन ज्वाइन करना है। तो कितने तरीके से आप पीसीएम तीनों ज्वाइन करना है आपको, कितने तरीके से आप कर सकते हो। 36 सही बात है। क्यों? मान लो तुम M1 सर के पास मैथ्स पढ़ लिए और P1 सर के साथ फिजिक्स पढ़ लिए। तो पहले देखते हैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने के कितने तरीके हैं। मैथ और फिजिक्स पढ़ने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके। हाँ, 9, 6 नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने के कितने तरीके हैं? 12 तरीके। मैथ्स 1 के साथ मैथ्स 1 सर के पास ज्वाइन कर लिया, फिजिक्स 1 सर, मैथ्स 1 के साथ फिजिक्स 2 सर भी, मैथ्स 1 के साथ 4 ये तरीके हो जाएंगे। तो 4 तरीके तो ये हो गए, फिर इसे भी 4 तरीके हो जाएंगे। तो 12 तरीके तो मैथ्स और फिजिक्स ज्वाइन करने के। और फिर इसमें मांगा ऐसे ऐसे 12 तरीके, तो इसमें से हर एक के लिए, जैसे आप लोग मैथ्स 1 फिजिक्स 1 ज्वाइन किया, इसके बाद आप केमिस्ट्री 1 भी ज्वाइन कर सकते हो, केमिस्ट्री 2 भी, मतलब इसके हर एक के लिए 3 ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। तो 12 के लिए 36 ऑप्शन हो जाएंगे। यही है मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल बोलता है अगर कोई जॉब है, आपका जॉब क्या था, जेई का ट्यूशन ज्वाइन करना। जॉब के 3 पार्ट है, मैथ्स भी ज्वाइन करना कंपलसरी है, फिजिक्स भी ज्वाइन करना कंपलसरी है और केमिस्ट्री भी ज्वाइन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इन हाउ मेनी वेज कैन यू ज्वाइन जेई ट्यूशंस। सो कितने हो गए? 36। इन 36 वेज यू कैन ज्वाइन जेई ट्यूशंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये होता है मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी ऐसा कोई सीन आएगा कि जैसे कोई जॉब रहेगा, उसके बहुत सारे पार्ट रहेंगे, हर एक पार्ट करना जरूरी है, तो उस फाइनल जॉब करने के जो तरीके होंगे ना, हर एक पार्ट करने के तरीके को समझ गए। जैसे हमारा फाइनल जॉब क्या था, जेई की प्रिपरेशन करना, लेकिन उसके सब पार्ट थे, मैथ्स का ट्यूशन ज्वाइन करना, केमिस्ट्री का ट्यूशन ज्वाइन करना और फिजिक्स का ट्यूशन ज्वाइन करना, तीनों ट्यूशन ज्वाइन करना कंपलसरी है। तो जेई का ट्यूशन ज्वाइन करने के तरीके हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट के जो तरीके हैं ना उनको इंटू करने से आ जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा कोई सीन आएगा तो ऐसे इनोवेटिव मेथड से आप नहीं सोचेंगे, इसको डायरेक्ट हम टेकन गारंटी ले लेंगे कि इट विल वर्क एवरीवेयर। समझ गए? तो लिखो, इसमें लिखो मल्टीप्लिकेशन रूल। इफ अ जॉब हैज, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी में भी चलता है। वहां पे प्रोबेबिलिटी इंटू होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इंटू होते हैं। सामने जी फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या होता है, अगर कोई काम करना है प्रोबेबिलिटी में, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके 2-3 पार्ट है, अब तीनों पार्ट करने जरूरी है, तो उन सबका प्रोबेबिलिटी आपस में इंटू होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इंटू करता है। इफ अ जॉब हैज 10 पार्ट्स, कोई जॉब है उसके n पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 and so on, n parts. If a job has n part 1, comma part 2, and so on, part n. The part 1 can be done in A1 ways. जो फाइनल जॉब है उसके पार्ट 1 करने के A1 नंबर ऑफ वेज। जैसे मान लो पहला पार्ट हो गया मैथ्स का ट्यूशन, तो मैथ्स के कितने टीचर है? A1 नंबर ऑफ टीचर है। समझ गए? A1 क्या है? The number of ways you can join maths tuition. पार्ट 2 के A2 वेज एंड सो ऑन। जो nth पार्ट है ना जॉब का, उसका n वेज है ना, लिख लिया। A job has n parts. Part 1 can be done in A1 ways, comma part 2 can be done in A2 ways, and so on. Nth part can be done in n ways, and the job is said to be done. And the job is said to be done if all its parts are done. If all its parts are done. जॉब कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसके सारे पार्ट कंप्लीट हुए।
then number of ways of doing the work, then number of ways of doing the job. क्या होंगे कॉपी पे लिखो सर, चेक करो। then total number of ways of doing the job is के बाद आपको लिखना है सॉरी ठीक है वीडियो जल्दी लिखो ना, क्या समझे फिर नहीं गलत है। हाँ समझ लिखा है। कंफ्यूज हो गए हैं कि बच्चे गाड़ी गाड़ी कैसे बदल गई है। 50% वैसे है, 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। तब समझ में नहीं आया मतलब इधर मार के होगा, मार दिया बीच में और फिर हो गया मार के जाओ ग्लास इधर इधर नहीं पहुंच सकता। ये मान लो जेई की क्लास है, जेई जॉब क्या है हमारा, क्या जॉब मान लो जेई जॉब अच्छा नहीं लगता है, इसमें पसंद नहीं आएगा। चलो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक जॉब है, जो जॉब अच्छा लगता है वही मान लो वही जॉब है ये। उसके बहुत सारे पार्ट है, जैसे जेई हमने लिया था तो उसके एक पार्ट था मैथ्स ज्वाइन करना, केमिस्ट्री ज्वाइन करना, फिजिक्स ज्वाइन करना एंड सो ऑन। और इस जॉब के एन ट्यूशन लेने पड़ेंगे आपको, ट्यूशन 1 ट्यूशन 2 एंड सो ऑन, ट्यूशन एन ट्यूशन ज्वाइन करने। पहला ट्यूशन के A1 टीचर है, दूसरे ट्यूशन के A2 नंबर ऑफ टीचर्स हैं, और जब आखिरी ट्यूशन है एन ट्यूशन उसके कितने टीचर हैं, एन टीचर है। कितने तरीके से जॉब कर पाएंगे। हाँ भाई लिखो फिर से, अभी भी नहीं आया समझ में। हाँ एक जॉब है उसके एन पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं A1 तरीके से। A1 नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग पार्ट 1 ऑफ द जॉब, एंड A2 क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ वर्क पार्ट 2। A3 क्या है, थर्ड पार्ट करने के वेज में। सोचना पड़ेगा वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैं नहीं बताना चाह सकती, आपको सोचना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आपको कुछ नहीं आता पहले से पीएनसी, आप क्लास 1 में हो, ये सोचना आपको क्लास 1 का बच्चा भी पीएनसी कर सकता है। ये क्या है, ठीक है यहाँ पर ये एन पार्ट दूसरा डायग्राम बना के देख समझाता हूँ, शायद समझना। ये जॉब है, देखो ये जॉब है, जॉब के कितने पार्ट हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट डॉट डॉट डॉट
पार्ट n, एक जॉब है, कितने पार्ट है इसके, n पार्ट। दिस पार्ट कैन बी डन इन A1 वेज। A1 वेज क्या है, पार्ट 1 करने के तरीके, नंबर ऑफ वेज। पार्ट 2 करने के A2 वेज, पार्ट 3 करने के A3 वेज है, एंड सो ऑन। पार्ट n करने के AN वेज है। और ये कार्य तभी संपन्न होगा, मतलब तभी कंप्लीट माना जाएगा जब इसके हर एक पार्ट हो जाएगा। तो ये जॉब संपन्न होने के कितने तरीके हैं, बस यही तो लिखना था। डायग्राम चेंज करने से सब सही होने लगेगा। समझ में आई बात? ये तुम कर रहे हो, लिखी हो, देखो तीसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनाना पड़ेगा। हम क्या बोले थे, अगर कोई जॉब है उसके बहुत सारे पार्ट है और हर पार्ट करना जरूरी है, तो वो जॉब करने के तरीके क्या होंगे, हर एक पार्ट करने के तरीके को इंटू कर लो। और क्या बोले थे, यही नहीं बोले थे, नहीं बोले। इसका आंसर जो होगा A1 इंटू A2 एंड सो ऑन डॉट 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 AN। नहीं, n पार्ट थे जॉब के और हर एक पार्ट करना जरूरी था। तो हम क्या बोले, तो फाइनल जॉब करने के तरीके कैसे निकालेंगे, हर एक पार्ट करने के जो तरीके हैं उनको आपस में इंटू करते हैं। समझ गए, ये बताए थे ना। यही था मल्टीप्लीकेशन। आए समझ में कि नहीं आए, पर आंसर नहीं लिखा लेकिन आपने यार, ठीक है। समझ में आया तो उसका प्रूफ दिखना चाहिए ना। प्रूफ कैसे दिखेगा, आंसर में जब आप करोगे। ध्यान से सुनना और एक्सप्लेन करो मल्टीप्लीकेशन रूल कहाँ पे लगता है। नहीं पक्का, सीधा ऐसे याद रखना, मल्टीप्लीकेशन रूल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई जॉब है और उसके बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब n नंबर पार्ट, n पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट करने जरूरी है। उस जॉब को करने का तरीका जो होगा, हर एक पार्ट करने के तरीके को इंटू करने से आ जाता है। सच। अब देखो एडिशन रूल क्या होता है, पूरा पीएनसी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल पे टिका हुआ है। बाकी पीएनसीआर अगर बच्चे कर देते हैं, लेकिन इंटू करें कि प्लस करें इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको इतना छोटा मत समझना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रूल के क्वेश्चन है जेई उसमें, जेई में क्या था इन्हें, जो आपसे नहीं होगा। नहीं आपसे हो जाएगा, जो ध्यान से सुने उनसे हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रूल के क्वेश्चन है वो, और कुछ नहीं है। लेकिन तभी बच्चों से नहीं होता है, क्लैरिटी चाहिए प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन रूल का। अब देखो एडिशन रूल क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी आइलैंड पे हो और उस आइलैंड पे क्या आ गया, क्रोकोडाइल आ गया, मतलब तो आप यहाँ से भागोगे, गिराओगे, भागेंगे। यहाँ से भागने के दो तरीके हैं, या तो एयर से चले जाओ या जहाज से, पानी वाले जहाज से चले जाओ, शिप से चले जाओ। तो 2 3 4 पानी वाले जहाज है और 3 हवाई जहाज है। हवाई जहाज मतलब एयरलाइंस। समझ गए। My question is, in how many ways can you leave this island? 7 ways. देखो एडप में आप रहे, क्यों, क्योंकि या तो इससे, ये 7 ऑप्शन है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो ये हमारा जॉब क्या था, आइलैंड को लीव करना। उसके 2 पार्ट थे, एयरलाइन से जा सकते हैं या पानी से जा सकते हैं, लेकिन जा किसी एक ही से कर सकते हैं। भगवान थोड़ा ना, कृष्ण भगवान की एक जगह एक साथ सब जगह पहुंच जाएंगे, सारी गोपियों के पास पहुंचेंगे एक साथ। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, या तो आप एयरलाइन से जाओगे या शिप से जाओगे। अभी सोच रहे हैं कृष्ण भगवान बनने का। नहीं, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर कोई जॉब है उसके पार्ट है, पर पार्ट बहुत सारे, पर करने कोई एक ही पार्ट है, एग्जैक्टली एक ही पार्ट करना है, एटलीस्ट एक पार्ट नहीं करना है, एग्जैक्टली एक ही पार्ट करना है, तब टोटल वेस्ट क्या हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ।
जैसे मान लो आपने 12th पास कर लिया है और आपने यूएसए के कॉलेज में भी अप्लाई किया। यूएसए के कॉलेज से ना 3 कॉलेज से ऑफर आ गया, ठीक है, और आपने जर्मनी में भी अप्लाई किया। जर्मनी का स्पेलिंग क्या होता है भाई? जी से होता है ना कि जे से होता है? जी से होता है ना, वही मैं सोच रहा था, जे नहीं होता है। जर्मनी से 2 कॉलेज से ऑफर आ गए और इंडिया से 7 कॉलेज से ऑफर आ गए, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन यू ज्वाइन द कॉलेज? फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना है, एक साथ 2 कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते आप। सारा कोर्स जो है ना फुल टाइम बीटेक कोर्स है सारे। हाँ, तो ऐड हो जाएगा। देखो तो ये जॉब है, ये सब ऑप्शन है आपके पास, है ना। ये पार्ट है, या तो यूएसए चले जाओ या जर्मनी चले जाओ या इंडिया में ही रह जाओ, लेकिन जाओगे किसी एक ही जगह आप। अगर यूएसए में जाओगे तो इस तीनों में से कोई एक कॉलेज चूज करोगे, अगर जर्मनी में जाओगे तो उन दोनों कॉलेज में से कोई एक चूज करोगे, इंडिया में रहोगे तो इन सातों में से कोई एक कॉलेज चूज करोगे। मतलब टोटल 12 कॉलेज में से एक जगह कहीं जाओगे आप, तो टोटल 12 ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसे सिचुएशन में एडिशन रूल लगता है। अगर कोई जॉब है उसके बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन करने कोई एग्जैक्टली एक ही पार्ट है, तो टोटल बेस क्या होंगे? सबको ऐड करने से आता है। इसको बार बार एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया और ऐसा कभी इंट्यूशन मिल गया कि कोई जॉब है उसके बहुत सारे पार्ट है, करना कोई एक ही है, सीधा ऐड कर देंगे, उतना नहीं सोचेंगे एग्जाम में। तो सोचना यहीं पे सोच लेना कि क्यों ऐड हो रहा है, ठीक है। तो लिखो, इफ अ जॉब हैज n parts, if a job had n parts, the first part can be done in A1 ways. The first part can be done in A1 ways, comma. Second part can be done in A2 ways, and so on, comma, dekhe, dot, 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 and so on. The nth part can be done in n ways. n क्या है? नंबर ऑफ वेज है। जो nth पार्ट जॉब का है ना, उसके करने के तरीके n है। And the job is said to be done, and job is said to be done if exactly one of its part is done. And job is said to be done if exactly one of its part, exactly one, at least one नहीं, कोई एक ही करना है। Then total number of days doing the job, final job is, इसके बाद आपको लिखो और गेस करके मत लिखना है ना, समझ के लिखना, तभी फायदा है। नहीं होगा तो फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा देंगे, और आपको वो समझ में आना चाहिए। जल्दी लिखो, 10 सेकंड आपके पास। अब आप दिखाऊंगा कैसे पीएचडी इसी दोनों रूल से निकल जाएगा। सारा परमुटेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सब इसी रूल से निकल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल से निकल जाएगा। सब कुछ डिराइव हो जाएगा इसी से। लिखियो, अब देखो परमुटेशन क्या होता है। अब आते हैं परमुटेशन। आपको अभी पता चलेगा परमुटेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन रूल। परमुटेशन का दूसरा मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में बता दूं? सजाना। सजाना समझता ना, किस चीज को सजाते हैं, डेकोरेशन करना, है ना। ठीक है, जैसे मान लो आपने 3 पेंटिंग खरीद के लाया या 2 ही पेंटिंग खरीद के लाया, ये और बी, ठीक है, और आपको अपने लिविंग रूम में इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो? दोनों पेंटिंग अलग अलग है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो इसको? 2 तरीके से। एक लुक ये दे सकता है
और दूसरा लुक ये आ सकता है पेंटिंग का, यही अरेंजमेंट है ना। अगर मान लो 3 पेंटिंग लाया आपने खरीद के, तीनों अलग अलग पेंटिंग, अब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं तीनों पेंटिंग को। अब कुछ पहले से पाना वो यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, बेसिक यूनिटरी मेथड, पहले दूसरे की चीजें यूज करनी, क्लास 1 2 यूज करनी, बस कॉमन सेंस से यूज करना है। क्योंकि फिर फॉर्मूला लगा लोगे तो नहीं सीख पाओगे, फील नहीं ले पाओगे कि क्यों हो रहा है ये, और फिर वो जेई वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे फिर। 6 कैसे, एक बार एबीसी फिर एक बार एसीबी। हाँ तो ऐसे सोचो, अगर मान लो ये यहाँ पे आपका टीवी कैबिनेट है मान लो इधर, उसी के ऊपर इसको पेंटिंग को रख रहे हो, तो हो सकता है कि आप ऐसे कर लो, यहाँ पे पेंटिंग ए डाल दो, यहाँ पे पेंटिंग बी और पेंटिंग सी। तो वैसे ही देखो, पेंटिंग ए यहाँ पे डाल के इसको स्वैप कर सकते हो आप। तो फर्स्ट पोजीशन पे पेंटिंग ए डाल के 2 तरीके हो जाए, फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या कर दो, पेंटिंग बी डाल दो, और फिर यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे बी रखते हुए यहाँ पे सी ए भी रखा जा सकता है, और यहाँ पे सी रख दो, फिर यहाँ पे ए बी सी, ये टोटल 6 तरीके हो जाएंगे आपके। कैसे किया, पहले फर्स्ट प्लेस को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बी का या सी का, है ना। उसके बाद जब यहाँ पे बी रख दिया तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचेगा, ये 6 तरीके होंगे। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जो किया है ना 6, मान लो 4 पेंटिंग है डी, अफसोस में और फाइट हो जाएगी थोड़ी, अगर ऐसे करेंगे बनाएंगे सारा केसेस बनाएंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी, या 5 पेंटिंग ले आए और भी फाइट हो जाएगी। तो इस 3 पेंटिंग को हम एक और तरीके से डील कर सकते हैं। 3 पेंटिंग को क्या करना, अरेंज करना है। तो ऐसे सोचो, ये 3 जगह है, 3 फ्रेम लगा हुआ है पेंटिंग के लिए, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, तीनों में से कोई एक पेंटिंग डाल दोगे, इसको इस जगह को, ये 3 पेंटिंग को दीवार पे लगाने का मतलब है इन 3 फ्रेम को फिल करना है। तो इन 3 फ्रेम को फिल जितने तरीके से कर सकते हैं ना, उतने ही तरीके से इन तीनों पेंटिंग को अरेंज कर सकते हैं। नहीं समझे बात को, क्या समझे, 3 पेंटिंग को अरेंज करना इक्वल टू इन तीनों स्थान को भरने के बराबर ही है। इन तीनों जगहों को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है। तो क्या करोगे आप, इसमें से कोई एक लोगे, यहाँ पे एक डाल दो, 3 ऑप्शन है इसके लिए, ये करोगे ना। फिर इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, कोई एक यहाँ पे यूज किया होगा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, तो 2 पेंटिंग बच गए, तो दोनों में से कोई एक, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे, उसके लिए एक ऑप्शन बच जाएगा। इंटू करेंगे कि ऐड करेंगे, हाँ ठीक है, तीनों जगह पेंटिंग रखना जरूरी है ना, इसलिए 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, समझे। ये परमुटेशन देखा कहाँ से है, मल्टीप्लिकेशन रूल से तो है। तो लिखो परमुटेशन में, लिखो पहला लिखो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंज, अरेंजमेंट मतलब सजावट, है ना। सजावट में क्या होता है ना, ऑर्डर मैटर करता है। जैसे इन चारों को मैंने सजाया इस रो में, तो इसको उधर रख दिया, इसको उधर रख दिया, तो एक अलग अरेंजमेंट माना जाएगा। जैसे आप दोनों हो, तो आपको उधर बिठा दिया और आपको इधर बिठा दिया, वो एक नया अरेंजमेंट माना जाएगा, समझ गए। अरेंजमेंट में ऑर्डर जो होता है वो काउंट होता है, अगर एक जगह को दूसरी जगह से रिप्लेस किया आपने तो नया अरेंजमेंट माना जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है, बस परमुटेशन में कॉम्बिनेशन में इतना ही फर्क होता है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करता है। जैसे मान लो, चलो कॉम्बिनेशन की बाद में करते हैं, पहले परमुटेशन की कर लेते हैं, क्या समझ गए ना। लिखो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसका आंसर बताओ क्या होगा। जितने फॉर्मूले हैं ना वो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल। देखिए n डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का मतलब है कि मैं n प्लेसेस बना लेता हूं और इन n प्लेस को फिल करना है इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। तो इन n प्लेस को फिल करने के जो वेज होंगे उतने ही वेज होंगे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने। ठीक है? तो क्या करोगे, यहाँ पे n प्लेसेस, इसके लिए n ऑप्शन है, इसके लिए n-1, n-2 एंड सो ऑन, इसके लिए सबको इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नमस्ते, कितने नंबर आए? हाँ टेस्ट है आज, हमारा टेस्ट होगा 3:30 आ जाओ। हाँ जी, समझे? अब नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ परमुटेशन, number of permutation of n different objects, number of permutation of n different objects taken are at a time, taken are at a time, क्या लिखा? number of permutation of n different objects taken are at a time without repetition। तो क्या लिखा है एक बार बताना चाहें बेटा, क्या लिखा आपने अभी? नंबर ऑफ, ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इसका शॉर्टकट में एक नाम होता है, पता है ना? इसको बोलते हैं एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ई फॉर परमुटेशन, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन, पूरा सेंटेंस का मतलब है एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला तभी लगेगा जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन, वहीं पर सिर्फ एनपीआर का फॉर्मूला लगता है। टेकन आर एट अ टाइम का मतलब क्या? जैसे हम मान लो आपने 5 पेंटिंग खरीद के ले आए, ठीक है, और आपको उसमें से 3 ही को अरेंज करना, 2 अलमारी में रखने, तो n हो गया 5, r हो गया, सबको नहीं कर रहे अरेंज। अब तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है? r की वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम n हो सकती है। हो सकता है कि आप एक भी अरेंज ना करो, नहीं, या सारे अरेंज भी कर सकते हो, या उसके बीच कुछ भी नंबर ले सकते हैं, n से छोटा भी ले सकते हैं कुछ, ठीक है? इसका आंसर निकालो। और पहले से आपको कुछ नहीं आता प्लीज, देखिए गलत होगा तो पीटेंगे, पहले बता दिए, गलत होगा तो पीटेंगे। एनपीआर तो इसको बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मुझे r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो इसके कितने वेज होंगे, आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला डिराइव करना है, आंसर निकालना, बस इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, पहले बता दें वो कैसे है, इसके आंसर निकालना है बस। आपका सही आंसर थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सही है, 100% सही।
आप इसको समझने के लिए ऐसे सोच सकते हो 10 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 5 ही को अरेंज करना है या 4 को अरेंज करना है। एन और आर को आप पार्टिकुलर नंबर ले सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एन क्या है? टोटल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आर को ही अरेंज करना है। तो आप क्या करो, एन की जगह कुछ भी ले लो, 10 ले लो, और आर की जगह 5 ले लो। फिर देखो कितने वेज होते हैं, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 5 को अरेंज करने के विदाउट रिपीटेशन। फिर आप एन और आर को भी डील कर लो। एन और आर तो बस उसी का जनरलाइज केस है और कुछ नहीं। एग्जाम में तो एन की जगह कुछ दिया ही रहेगा या एन भी दे सकता है। हेलो, हाँ भैया आ जाइए प्लीज। थैंक यू। हो गया? नहीं वो सही था, हो गया, वो खत्म हो गया। तो आगे क्यों कर रहा है? तुम्हारा सही तो था वो। पूरा ठीक मत करो। सही ठीक है। क्या हो जाएगा? वो सही है वो। मुझे वहीं तक चाहिए। हो गया। नहीं ये नहीं चाहिए, अब होना चाहिए। मुझे टोटल ऐसे ही इंटू करके दिखाओ कि जैसे पहले होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू डॉट 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 एंड में क्या होगा, ऐसे करके दिखाना। फॉर्मूला तो अपने आप ही बन जाते हैं। नहीं, एक लॉजिक समझना होता है। गलत है, नहीं सही है। देखिए मैडम, गलत होने पे अरे गेस कर लो, दिमाग नहीं चल रहा है ना। फॉर्मूले से कम ही क्वेश्चन बनेंगे क्या? आपको 10 में से 6 को अरेंज करना था, पहले उसका देखिए आंसर नहीं दिखा के फेंक दो बाहर। देखिए भाई, तुम लोग ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं। उतना दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। इसको भाभी ने तो सही कर दिया, निखिल ने सही कर दिया। जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें सिर्फ 5 ही को अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 टोटल 10 है, लेकिन 5 ही को अरेंज करना है। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं विदाउट रिपीटेशन? 10 में से 10 तरीके हैं इसके। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक यहाँ पे डाल दो। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 9। इसके लिए 8। इसके लिए, इसके लिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा? इनटू होगा कि ऐड होगा? इनटू होगा, क्योंकि हर एक पार्ट करना जरूरी है। इसका आंसर होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ऐसी आंसर लिख के देना, आपको सॉल्व नहीं करना कि क्या आएगा। बस यहाँ पर 10 की जगह n कर दिया और 5 की जगह r कर दिया मैंने, और कुछ समझ।
तो ऐसे इंटू करके लिखना है, जैसे n n-1 ऐसे सबको इंटू करके बस लिख देना है, सॉल्व नहीं करना उसको। कितने का? क्या किए तो आप क्यों दो दे दी। अरे भैया फॉर्मूला ही बना दिया तुमको यार, फॉर्मूला बनाना नहीं थोड़ा सा ऐसा किया है। अब पता क्या कर दे रहे हो, थोड़ा सा गेस कर दे रहे हो और कुछ नहीं है, पूरा दिमाग से नहीं सोच रहे हो। हाँ पूरा दिमाग से सोचोगे ना तो सही हो जाएगा। हाँ हाँ सही, बेसिक सोच लो पूरा सारा कुछ, उतना ही लिखना था बस। नहीं आपने भी गलती कर दी, एंड में गलती कर दी, एंड वाला आपने गलती, एंड में जो लिखा है ना वो गलत है, लास्ट में n-r नहीं होगा। n-r+1 हो। समझे हो गया। इस दैट इजी, ऐसे ही तो था वो, यही चीज है वो और कुछ नहीं है, बस गेस नहीं करना है कि ये हो सकता है ये हो सकता है, दिमाग लगाना सोचना हर स्टेज पे। देखो ध्यान से सुनने पर, इस यहाँ ये कितने, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये क्या है 8 प्लेस है। इससे पहले कौन सा प्लेस रहा होगा r-1 प्लेस, ये क्या फर्स्ट प्लेस, ये है सेकेंड प्लेस, ठीक है। अब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r को अरेंज करना है, मतलब अगर 10 ऑब्जेक्ट है और 5 ही अरेंज करना है तो कुछ रह जाएंगे बाकी। तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, विदाउट रिपीटेशन कर रहे हैं n ऑप्शन है, n में से कोई एक डाल सकते हो। दूसरे के लिए n-1 है, तीसरे के लिए n-2 है। देखो क्यों क्यों ऐसा क्यों, तीसरे के लिए कैसे सोचेंगे, हमें सोचेंगे तीसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, उसके लिए आप सोचो तीसरे प्लेस से पहले कितने यूज करें, कितने यूज करें हमने, 2 यूज करें, तो n में से 2 माइनस कर दिया तो इतने ऑप्शन बचे। तो 8 प्लेस के लिए इससे पहले कितने यूज किए होंगे हमने ऑब्जेक्ट्स, r-1 ऑब्जेक्ट यूज किए होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने r-1 प्लेसेस फिल किए हैं। For that we have consumed n r-1 objects, तो n में से कितना माइनस करोगे r-1 नहीं, जैसे यहाँ पे थर्ड प्लेस के लिए n-3 थोड़ा ना किया है नहीं ना, क्यों, क्योंकि थर्ड से पहले 2 ही प्लेसेस फिल हुए हैं, तो n में से 2 ही ऑब्जेक्ट माइनस किया, क्योंकि इससे पहले 2 ही यूज किया हमने। तो 8 प्लेस से पहले हमने कितने यूज किए होंगे, इससे पहले कितने प्लेसेस फिल किए हैं, r-1 प्लेसेस फिल किए हैं, तो r-1 ही ऑब्जेक्ट यूज किया है। जैसे यहाँ पे भी देखो 10 ऑब्जेक्ट टोटल थे, ये 5वें जगह के लिए 10-5 कहाँ हुआ है, 10-4 ही हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि 5वें प्लेस से पहले 4 ही जगह यूज किया आपने, 4 ऑब्जेक्ट यूज किया, तो 10 में से 4 माइनस करोगे तब 6 आएगा, समझ रहे हो, यही होगा इसका आंसर, n-1 n-2, इतना बेसिक से जाना है, n-r, अच्छा इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो +1 ऐसा, ठीक है, यही होता है NPR, इसी को बोलते हैं NPR। NPR का मतलब है अरेंजमेंट करना n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन। ये फॉर्मूला 1-2% ही यूज है इसका बस, पर इसमें जो डेरिवेशंस है इसका 100% यूज है।
क्योंकि वो स्पेशल केस बहुत कम ही देगा कि विदाउट रिपीटेशन है और सारे डिफरेंट है, ऐसा भी बहुत कम ही देगा। आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा बेसिक, ठीक है। नाउ इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं, अच्छा देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 है, इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए? दिस इज नॉट 5 फैक्टोरियल राइट, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली इसको 5 फैक्टोरियल करने के लिए हमने यहाँ पे किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से और 1 से इंटू करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल, समझे? 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको मुझे बनाना है 9 फैक्टोरियल। तो क्या करना पड़ेगा, कि इसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो वैसे हम चाहते हैं कि इसको n फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? सुना ठीक, हम चाहते हैं ऊपर n फैक्टोरियल बनाना। देखो फॉर्मूला में मत जाना, जाना इसकी अंडरस्टैंडिंग में, वही हेल्प करेगा जेई में और कुछ नहीं। फॉर्मूला तो बुक में दिया रहता है, वो रट भी लोगे तो अभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसको किससे इंटू करना पड़ेगा ताकि ये पूरा n फैक्टोरियल बन जाए? हाँ, इससे एक छोटा, इससे छोटा क्या होगा, इसमें से एक माइनस करो तो ये एक कट जाएगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल से इंटू करना पड़ेगा और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व करके ऊपर की को लाएगा। और ऐसा करने से क्या हो गया, ऊपर बन गया n फैक्टोरियल, नीचे बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होगा एनपीआर का उसमें। लेकिन एनपीआर का फॉर्मूला तभी रहेगा, यूज करेंगे जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और विदाउट रिपीटेशन होगा, तभी यूज होगा, वरना नहीं यूज होगा। समझे? क्या समझे जो समझाया? विदाउट रेपिटेशन होगा। हाँ, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दो चीजें, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड विदाउट रिपीटेशन। समझे? तो कहां से आए सने जी? मल्टीप्लिकेशन रूल से आया ना, पूरा क्वीएनसी का देखना, मल्टीप्लिकेशन रूल ही बेस है और एडिशन रूल। और मल्टीप्लिकेशन रूल का बेस क्या है? बताओ जरा, मल्टीप्लिकेशन रूल का और एडिशन रूल का बेस क्या है? कॉमन सेंस, यूनिटरी मेथड नहीं। ओके, अच्छा अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different objects taken r at a time with repetition। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड। लिख लेना ये। गुड, यस दैट्स राइट, यस n की पावर r लिख सकते हैं हम इसको। पहले से कुछ आने की जरूरत नहीं है पीएनसी पढ़ने के लिए, सब भूल जाने की जरूरत है, तो ज्यादा समझ में आएगा, एक्सपीरियंस कर पाओगे कि क्यों कैसे क्या हो रहा है। समझ गए? ओके, नाउ we will talk about circular permutation।
अभी जो हमने परमुटेशन पढ़ा वो लीनियर परमुटेशन था। क्या था वो? लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन क्या होता है? इन्हें रो अरेंज करना, इन्हें रो अरेंज करना। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? इन्हें सर्कल अरेंज करना। तो देखो लीनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन में क्या फर्क है? जैसे मान लो ए और बी है, एक लाइन में किया, ये अलग चीज है, और एक लाइन में किया बी और ये अलग अलग अरेंजमेंट है। अभी समझो सर्कुलर परमुटेशन में होता क्या, फिर आंसर तो खुद ही निकालोगे आप। ठीक है, आंसर आपको खुद ही निकालना ही पड़ेगा, बस मैं समझाऊंगा कि उसमें होता क्या है। तो लीनियर में क्या है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सर्कल में ए और बी और बी और ए ऐसे लिख दिया, दोनों एक ही बात है। जैसे मान लो, जैसे ये भावित है और ये भावित की गर्लफ्रेंड है ना? ठीक है भाभी, नॉट एग्जिस्टिंग। अरे भैया एग्जिस्ट करा देंगे ना। मानने के लिए बोला मैंने, थोड़ा बोला लेट अस सपोज। मैथ्स वाले तो ऐसे ही करते हैं, लेट अस सपोज। एक ऐसी जोक था कि लेट फादर से किसी एक्स, तो एक्स कैसे किसी का एज हो सकता है भाई? एक्स तो ऐसी है, तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी निकल के। अभी निकल के आएगी इसकी वैल्यू की गर्लफ्रेंड है कि नहीं है बाद में। अभी मान लिए ये भावित है और ये भावित गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब ये ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, और ये भावित गर्लफ्रेंड यहाँ पे आ गई अब, और भावित यहाँ पे चला गया, तो ये दोनों अलग अलग लोग आएगा। अगर हम इनको रो में खड़े होकर फोटो खिंचाने के लिए बोले, अब ये मान लो आप गए नीचे शाम को, आपने देखा इनको डाइनिंग टेबल यहाँ पे डाइन कर रहे हैं दोनों मान लो, ठीक है, और फिर इनका फोटो खींचा। अब क्या बोलोगे? इसे बोलोगे कि ये लेफ्ट में है वो राइट में है, वो लेफ्ट में वो राइट में, इसमें क्या बोलोगे? दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। क्यों सेम है? दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं बस। इन बोथ द केस हम क्या कर रहे हैं, चेयर को नंबर नहीं कर रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं हम लोग इसको? रिलेटिव पोजीशन देखा जाता है। अरेंजमेंट का मतलब होता है रिलेटिव। जैसे मैं भावित के लेफ्ट में ये है, यहाँ पे भावित के राइट में ये, तो ये अलग हो गया। ये भावित है, भावित के लेफ्ट में भी यही है और राइट में भी यही है। भावित के भावित ये रहा, इसके लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही है, तो रिलेटिव पोजीशन सेम है दोनों का। सर्कल में इतना ही सर्कुलर परमुटेशन में और लीनियर परमुटेशन में फर्क होता है। फिर परमुटेशन का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन। बोलेगा ना कि ये कहाँ पे और ये कहाँ पे लगाया, मान लो पेंटिंग ही है, दोनों पेंटिंग ही है, तो बोलेंगे ना कि भैया पेंटिंग ए लेफ्ट में लगाया वो राइट में लगाया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेम ही है दोनों। समझ गए? समझ गए। तो अब क्या करते हैं, दो की जगह तीन ले लेते हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ABC, और तीन कोड इन्हें रो अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे? और तीनों को इन्हें सर्कल अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे? लेट्स ट्राई, एक्सपेरिमेंट करके देखो ऐसी लाइन में। ऊपर वाला तो आप परमुटेशन से कनेक्ट कर सकते हो, नीचे वाला आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। Yes. हो गया। हाँ, वो तो हाँ सर्कुलर का कटा लिया। हाँ,
तो लीनियर में तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सर्कुलर में देखते हैं क्या होता है, बनाते हैं क्या क्या बनता है। मान लो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे सीट नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो ये चेयर डाल दिया और 3 लोगों को बिठाना है और चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3 कर दिया, तो ये लीनियर परम्यूटेशन की तरह ही हो जाएगा। फिर इसमें सर्कुलर परम्यूटेशन की बात नहीं है। फिर देखिए कौन चेयर पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चेयर नंबर नहीं है। यहाँ पे जो पोजीशन देखा जा रहा है ए बी सी के रिलेटिव पोजीशन में देखा जा रहा है। यहाँ पे बी जो है ए के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और सी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, और दूसरा क्या ले रहे हैं हम, ए ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया। ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, रिलेटिव पोजीशन देखना है। ये ऐसे सोचो, यहाँ पर ए के लेफ्ट में सी है, ए के राइट में बी है। अगर हम लोग देखें तो नहीं, अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है। उसमें देखो जरा क्या है, ए के लेफ्ट में कौन है, ए के राइट में कौन है। ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, और बी के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है। और आपके रिस्पेक्ट में आप बताओ सेम है कि डिफरेंट है दोनों, क्या डिफरेंस है दोनों। उसमें ए से क्लॉकवाइज जा रहा है तो बी आ रहा है, इसमें ए से क्लॉकवाइज जा रहा है तो सी आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था पहले तो सी आ रहा था और इसमें भी आ रहा है। ये ए के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंट है। यहाँ पे ए के लेफ्ट में कौन है और ए के राइट में, हाँ, ये सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। ऐसे नहीं ए के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा और आपके रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, नहीं। और नया बनाने की कोशिश करो, और क्या बना सकते हो आप, देखो बना के देखो, और कोई बनेगा ही नहीं, 2 ही होगा। ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है। अच्छा, ये तो उससे मैच कर गया, नहीं। ये और ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, सेम, नहीं।